अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिक्किम तबाही का ज़िम्मेदार कुदरत या इंसान, इस उन्वान से राष्ट्र सहारा रोज़नामा में एक इदारिया लिखा गया है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सिक्किम तबाही का ज़िम्मेदार कुदरत या इंसान। सिक्किम में बर्फ़ानी झील पर बादल के फटने से तेस्ता नदी में आने वाला सैलाब ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर अब भी ऐसी कुदरती आफात से सबक नहीं लिया गया तो मुस्तक़बिल में इससे भी ज़्यादा होलनाक नताइज भुगतने होंगे। तशवीशनाक बात यह भी है कि मुल्क के हिमालयाती इलाक़ों में ऐसी कुदरती आफात का सिलसिला ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इसकी वजह मुमकिन है ग्लोबल वार्मिंग हो, लेकिन बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मियाँ भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। सिक्किम में गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ, इंसानी सरगर्मियाँ और ज़्यादा खुले लफ्ज़ों में कुदरती वसाइल को लूटने की इंसानी हवस का नतीजा ही कहा जा सकता है। सिक्किम में बादल फटने की वजह से आने वाले सैलाब में तीस्ता नदी पर 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया 60 मीटर ऊंचा डैम सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पानी में बह गया। इसे मैं फिर पढ़ता हूँ, इस एक जुमले को सुनिएगा। सिक्किम में बादल फटने की वजह से आने वाले सैलाब में तीस्ता नदी पर 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया 60 मीटर ऊंचा डैम सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पानी में बह गया। इस डैम की तामीर में 20 बरस लगे थे। इस वाक़े में 40 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 24 फ़ौजी जवान भी शामिल हैं। 10,000 से ज़्यादा अफराद को उनके घरों से मुंतक़ल कर दिया गया है। दरिया से मुतसिल इलाक़े में ही फ़ौज का कैंप भी था, जो सैलाब की जद में आकर बह गया। सैलाब की वजह से रियासत को मुल्क से जोड़ने वाली कौमी शाहराह NH-10 भी बह गई। ट्रांसपोर्ट सहूलियत ठप हो गई और सिक्किम का मुल्क के बाकी हिस्सों से राबिता ख़त्म हो गया। इसरो ने झील की स्लाइड तस्वीर जारी की हैं, जिसमें बादल फटने से पहले, उसके दरमियान और झील का सारा पानी निकलने के बाद की सूरत हाल को दिखाया गया है। झील से पानी उतरा तो अपने साथ बहुत सा मलबा और पत्थर भी ले आया। दरियाए तीस्ता जो सब्ज़ रंग में नज़र आता था, पीले रंग और कीचड़ में बहने लगा। दस 10,000 से ज़्यादा अफराद को उनके घरों से मुंतक़ल कर दिया गया है। दरिया से मुतसिल इलाक़े में ही फ़ौज का कैंप भी था, जो सैलाब की जद में आकर बह गया। पहाड़ों पर ज़िंदगी वैसे ही एक आफत की मानंद होती है, लेकिन आम हालात में पहाड़ों पर रहने वाले हालात से समझौता कर लेते हैं, लेकिन अगर सैलाब आ जाए तो पहाड़ों की ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। इस सैलाब की वजह से सिक्किम के लोग बिजली और पीने के पानी के बग़ैर अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिक्किम में हुए इस वाक़े का असर मगरबी बंगाल के अज़ला में भी पड़ा। पानी के बहाव की वजह से तीस्ता नदी में पानी की सतह में एक ही लम्हे में 15-20 फुट तक इजाफ़ा हो गया। इसकी वजह से शुमाली बंगाल में तीस्ता नदी का पानी पड़ोसी अज़ला दार्जिलिंग, कलम्बिंग, सिलीगुड़ी और अतराफ़ में भी फैल गया है
اور وہاں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس واقعے نے سکم کے آس پاس کے برفانی علاقوں کے ماحولیاتی نظام کی حساسیت، شدید موسمی واقعات کے امکان، بنیادی ڈھانچے کی تیزی سے تعمیر، ترقیاتی اسکیموں اور موسمیاتی موافقت کی کوششوں کی کمی کے بارے میں بھی بڑے سوالات اٹھائے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سکم سمیت پورا شمالی بنگال اور دارجلنگ، کالمپونگ وغیرہ جیسے علاقے اسی طرح کی نام نہاد ترقیاتی اسکیموں سے متاثر ہیں۔ یاد رہے کہ سکم میں 320 برفانی جھیلیں ہیں۔ لوناک جھیل، جس پر بادل کے پھٹ پڑنے سے سیلاب آ گیا، وہ سطح سمندر سے 17,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہمالیائی علاقے کی ان 14 جھیلوں میں سے ایک ہے جو پہلے ہی پھٹنے کے خطرے سے دوچار تھیں۔ اس جھیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طوفانی سیلاب کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس جھیل کا رقبہ مسلسل بڑھ رہا تھا کیونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئر مسلسل پگھل رہا ہے۔ پگھلتے گلیشیئر کا پانی اس جھیل میں جمع ہو رہا تھا، لیکن اس جھیل کی دیواریں اتنے پانی کا دباؤ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب جھیل پر بادل پھٹا تو پانی کے دباؤ سے اس کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور دریا تیستا میں طغیانی آ گئی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ جھیلیں صرف ڈھیلی مٹی اور مورین نامی ملبے سے بنی ہیں۔ اگر یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ نیچے کی طرف تباہی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ارضیاتی اور ماحولیاتی سائنسدانوں کے انتباہات کے باوجود ان خدشات کے ازالے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، اور اس کے برخلاف سکم کے پہاڑوں اور جھیلوں پر کئی ترقیاتی پروجیکٹ شروع کر دیے گئے۔ غیر منصوبہ بند اور اندھا دھند تعمیرات، کان کنی اور سیاست کے موافق بڑھانے کا رجحان کم نہیں ہوا۔ حکومت بھی سیاحوں کی تعداد بڑھانے کے لیے مسلسل کوشاں رہی، چنانچہ منمانے طریقے سے پہاڑوں اور جنگلوں کو صاف کر کے سڑکیں، ہوٹل اور بزنس وغیرہ بنائے جانے لگے۔ ماحولیات کا پورا سسٹم داؤ پر لگا دیا گیا۔ ترقی کے نام پر منافع کی ہوس میں قدرتی وسائل کی لوٹ مار کا یہی نتیجہ ہونا تھا جو سکم میں ہوا۔ یہ خوفناک واقعہ صرف ایک وارننگ ہے۔ اگر اب بھی ماحولیات کی حفاظت کی کوشش نہیں کی گئی تو ملک کے ہمالیاتی خطے میں ہونے والی تباہی کو ہم نہیں ٹال سکتے۔